जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं क्लास 12th ये बायोलॉजी का। देखिए, क्लास 12th बायोलॉजी यूपी बोर्ड का चैप्टर 1 बायोलॉजी से चैप्टर 1 का भाग 4 क्या किए हैं, आज लेकर आए हैं। भाग 3 में हमने क्या किया था, पूरी तरह से अलैंगिक जनन को ख़त्म कर दिया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो लैंगिक जनन। देखिए, लैंगिक जनन के बारे में आज क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा और संपूर्ण नोट्स के साथ। तो ये क्या है, यानी लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आज क्या किया जाएगा, इस पर चर्चा किए जाएंगे। तो देखिए, ये भी क्या है, पहला चैप्टर का ही है। और ये जो कि क्या है, जीवों में जनन। पहला जो चैप्टर आप लोगों का है जीवों में जनन, जो हम बता चुके हैं आप लोगों को कि ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन आगे की जो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको इससे जो होते हैं रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने क्या किया है, ये चैप्टर को आप लोगों को बता दिया है। और आगे भी दो, जैसे जनन है तो जीवों में जनन हो रहे हैं, तो आगे 2 चैप्टर हैं, पादपों में जनन और मानव में जनन। तो उसमें क्या होंगे, जनन के बारे में बताना रहता है, इसीलिए हमने क्या किया, ये चैप्टर को पूरी तरह से बता दिया। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, पार्ट 4 अर्थात भाग 4 को आज हम लोग देखेंगे, जो कि क्या है, लैंगिक जनन। तो आइए देखते हैं लैंगिक जनन कहते किसे हैं। तो देखिए बच्चा, लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन, तो देखिए, लैंगिक जनन 2 विपरीत लिंग के नर तथा मादा युग्मकों में क्या होता है, संलयन होता है। देखिए, अलैंगिक जनन क्या था, तो इसमें जो नर और मादा जो थे अलग अलग थे, यानी एक ही जनक रहते थे। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होते हैं, 2 क्या हो जाते हैं, 2 होते हैं। और वो भी कौन कौन से होते हैं, तो विपरीत लिंग के नर तथा मादा युग्मकों में संलयन होता है। अर्थात देखिए, लैंगिक जनन में जो होते हैं 2 विपरीत लिंग के, यानी एक होगा नर युग्मक तो दूसरा होगा मादा युग्मक में संलयन होता है। तो इसी को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। तो जाहिर सी बात है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो लैंगिक जनन में क्या होते हैं, 2 विपरीत लिंग के नर तथा मादा युग्मकों में क्या होता है, संलयन होता है और युग्मनज बनता है। और किसका निर्माण हो जाता है, तो जाइगोट का निर्माण होता है। कहने का मतलब होता है कि इधर से क्या हो जाएंगे, मेल, और इधर से क्या हो जाए, फीमेल। तो इनके क्या होंगे, स्पर्म, और इनके क्या हो जाए, ओवम। तो इन दोनों के संलयन को ही क्या कहते हैं, जाइगोट। जाइगोट का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसको युग्मनज कहते हैं। इसका हिंदी में क्या नाम है, युग्मनज। और इसके संलयन को क्या कहते हैं हम लोग, निषेचन। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को ही क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। और इसके बाद जो निषेचन के बाद की जो घटना होती है वो क्या होती है, युग्मनज बनता है। यानी युग्मनज बनने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, निषेचन कहलाता है। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से। जबकि अलैंगिक जनन में क्या होते हैं, यहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मक नहीं बनते, यानी उसमें अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। जबकि लैंगिक जनन में क्या होते हैं, युग्मकों का निर्माण होता है। और 2 युग्मक होते हैं, एक होता है नर युग्मक तो एक होता है मादा युग्मक। तो देखिए, वही है परिभाषा में क्या, कि लैंगिक जनन में 2 विपरीत लिंग के नर तथा मादा युग्मकों में क्या होते हैं, संलयन होता है और युग्मनज बनता है। युग्मनज में बारंबार विभाजन एवं कोशिका विभाजन द्वारा उत्पन्न संतति क्या होती है, उत्पन्न होती है। देखिए, युग्मनज में क्या होते हैं, यानी जाइगोट में बारंबार विभाजन होता है और कोशिका विभाजन द्वारा संतति उत्पन्न होती है। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति कभी भी जनकों के समान नहीं होती, यानी जनक के समान नहीं होंगे। यानी यहाँ पर देखिए क्यों नहीं होते हैं, तो यहाँ पर दोनों अलग अलग विपरीत लिंग के हैं ना, यानी एक नर युग्मक है तो एक मादा युग्मक है, इसीलिए ये जो होते हैं अपने जनक के समान नहीं होते हैं। जबकि अलैंगिक में क्या होते हैं, एक ही होते हैं, तो इस कारण उसमें क्या होते हैं, वो अपने जनकों के समान होते हैं। जबकि लैंगिक जनन में जो उत्पन्न संतानें होती है वो क्या होती है, जनक के समान नहीं होती है। तो ये क्या था, लैंगिक जनन की ये परिभाषा। इसको देख लेते हैं उसके द्वारा इसका डायग्राम बनाकर। तो देखिए बच्चा, यहाँ पर जैसे मादा है और ये क्या हो गया, नर, यानी ये फीमेल और ये
नर। इसमें क्या होते हैं, द्विगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें 2n यानी 2n। तो इनमें जो इनके युग्मक बनेंगे यानी कौन से इनके, तो ये क्या होते हैं, n बराबर क्या हो जाएंगे 23 + 23, और ये भी क्या होंगे 23 + 23 यानी n + n लिख सकते हैं ना। तो देखिए मादा में क्या होते हैं 22, ये क्या ये होते हैं दैहिक गुणसूत्र होते हैं मादा में 22 और 22, और इसमें क्या होते हैं यक्ष यक्ष लिंग गुणसूत्र। उसी तरह नर में क्या होते हैं दैहिक गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 22, और लैंगिक कितने होते हैं, तो यक्ष और वाई। इसके युग्मक यानी मादा के युग्मक को हम लोग क्या बोलते हैं ओभम अर्थात अंडाणु, और नर के युग्मक को क्या बोलते हैं शुक्राणु अर्थात स्पर्म। इन दोनों के संलयन, देखिए ये अंडाणु और शुक्राणु के संलयन से क्या होते हैं जाइगोट का निर्माण होता है, और इनके संलयन यानी अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को ही क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन कहते हैं। और ये कैसे होते हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्थात आधा किसका होगा फीमेल का तो आधा मेल का, जिसके द्वारा क्या बन जाते हैं कोशिका विभाजन क्या होती हैं बार बार होती रहती हैं। तो ये क्या हो जाते हैं 2n गुणित हो जाते हैं यानी द्विगुणित हो जाते हैं, जो कि क्या है जाइगोट। यही जाइगोट क्या कर लेता है युग्मनज की विकास करके भ्रूण का निर्माण कर देता है, यानी जाइगोट ही क्या करता है विकास करने लगता है। तो वही किसका रूप ले लेता है भ्रूण का, और वही भ्रूण जो है एक निश्चित अवधि काल के बाद क्या लेते हैं जन्म लेते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग शिशु। तो यही है, अर्थात देख लीजिए ये पूरी तरह से उसका निषेचन लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है ये पूरा आप लोगों को दिखाना रहता है, हम पूरा दिखा दिए। अब आते हैं लैंगिक जनन की मुख्य विशेषताएं, यानी इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, यानी बेसिक फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए लैंगिक जनन की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, सबके बारे में देख लिया जाए। तो देखिए पहला है लैंगिक जनन क्या है द्विलिंगी है। देखिए लैंगिक जनन क्या होते हैं तो द्विलिंगी होते हैं, इसमें नर तथा मादा दो जनक भाग लेते हैं। देखिए जाहिर सी बात है लैंगिक जनन के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है, दो विपरीत लिंगों की, जिसमें एक क्या होगा नर होगा तो दूसरा मादा होगा। देखिए दोनों की जरूरत होती है, ये नहीं कि दो नर हो जाएंगे तो लैंगिक जनन हो जाएंगे, नहीं, दोनों के क्या होंगे अलग अलग होने चाहिए, ये पहला। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, इसमें नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से द्विगुणित युग्मनज बनता है। देखिए द्विगुणित, यही नर और मादा युग्मक के संलयन से क्या बन गए हैं 2n युग्मनज, यानी द्विगुणित युग्मनज बनते हैं। तो वही कह रहा है क्या कि इसमें नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से द्विगुणित युग्मनज बनता है। तीसरा क्या कह रहा है बच्चा कि युग्मकों के निर्माण के समय क्या होते हैं अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी युग्मकों के निर्माण के समय, यानी देखिए यहाँ पर युग्मक का जो निर्माण हो रहा है तो इसमें क्या हो रहे हैं 23 2n है ना, तो n + n यानी 2n 23 + 23 तो 46 होते हैं गुणसूत्र। तो उसी तरह ये क्या होते हैं जब युग्मनज का निर्माण होता है तो ये क्या होते हैं n होते हैं, और ये भी क्या होते हैं n हो जाते हैं, अर्थात आधा इनका और आधा फीमेल का और आधा मेल का होता है। तो इसी को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। इसके बाद क्या हो जाते हैं जाइगोट का निर्माण करने लगते हैं। तो वही कह रहा है कि युग्मकों के निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके बाद है चौथा नंबर संतति का आनुवंशिक संगठन माता तथा पिता से तथा सभी संतति जीवों से आपस में क्या होते हैं भिन्न होता है, यानी संतति का आनुवंशिक संगठन किससे होता है तो माता और पिता से तथा सभी संतति जीवों से, यानी जो भी जीव हैं से आपस में क्या हो जाते हैं भिन्न हो जाते हैं। अब आते हैं देखिए पढ़ते हैं, देखिए अगला हेडिंग है पादपों में लैंगिक जनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यानी पादपों में लैंगिक जनन क्या होते हैं। तो देखिए पुष्पी पौधे के दो प्रकार के होते हैं, पहला होता क्या है मोनोकार्पिक और दूसरा होता है पॉलीकार्पिक, यानी पुष्पी पौधों के दो प्रकार के होते हैं। लैंगिक जनन किस में होते हैं तो पुष्पी पौधों में दो प्रकार के होते हैं, पहला जो होता है मोनोकार्पिक और दूसरा होता है पॉलीकार्पिक। देखिए पहला मोनोकार्पिक प्लांट्स क्या होते हैं, तो इस प्रकार के पादपों पर जीवन काल में एक बार ही पुष्प लगते हैं, फल बनने के बाद पौधे समाप्त हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं मोनोकार्पिक पादप या मोनोकार्पिक
प्लांट्स, यही होते हैं। यानी मोनो का मतलब एक, कार्पिक का मतलब बीज, प्लांट का मतलब पौधे। यानी एक बार जो बीज होते हैं, बीज किस में बदल जाते हैं, फल में। तो एक बार फल दे देगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट। तो वही है इसकी परिभाषा कि इस प्रकार के प्लांट पर जीवन काल में, यानी अपने पूरे जीवन काल में एक बार ही इसके पुष्प लगेंगे और वही पुष्प किस में बदल जाते हैं, फल में। अब फल ही क्या हो जाते हैं, फल बनने के बाद ये क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। तो इस क्राइटेरिया को क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट। इसके भी कई भाग होते हैं, जिसमें पहला ए नंबर है वार्षिक पौधे यानी एनुअल प्लांट्स। तो देखिए गेहूँ, चावल, देखिए वार्षिक पौधे क्या होते हैं, जो साल में एक बार हम लोगों को दिखाई देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, वार्षिक पौधे। देखिए गेहूँ, चावल, सरसों, गेंदा तथा विभिन्न सब्जियों वाले पौधे। यानी देखिए क्या कर रहा है कि गेहूँ, चावल, सरसों, गेंदा तथा विभिन्न सब्जियों वाले पौधे वार्षिक या एक वर्षीय होते हैं। इन पर अपने जीवन काल में एक बार ही पुष्प लगते हैं और फिर फल देकर क्या हो जाते हैं, ये पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। जैसे गेहूँ साल भर में एक बार मिलता है, चावल भी एक बार मिलता है, भले ये छमाही होते हैं, एक 6 महीने के बाद आ जाते हैं, लेकिन साल भर में कई बार न होते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में क्या होते हैं, अप्रैल मई में, अब मार्च अप्रैल में क्या मिलते हैं, तो गेहूँ मिल जाते हैं। उसी तरह नवंबर दिसंबर में क्या होते हैं, चावल मिलते हैं। तो ये क्या होते हैं, साल भर में मिलते हैं। तो एक ही बार होते हैं साल भर में। और भी कई सब्जियां हैं जो क्या करती हैं, साल में एक बार ही प्राप्त होती हैं, फिर वो उनका जीवन अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, वार्षिक पौधे। इसके बाद आता है बी नंबर इसका, द्विवर्षीय पौधे। तो देखिए मूली, गाजर भी अपने 2 वर्षीय जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प तथा फल उत्पन्न करते हैं। देखिए द्विवर्षीय पौधे क्या होते हैं, फूल, मूली, गाजर भी अपने 2 वर्षीय जीवन काल में क्या करते हैं, एक बार ही पुष्प उत्पन्न करते हैं। इसके बाद आता है बहुवर्षीय पौधे यानी पॉलिनेलियर। बांस की कुछ प्रजातियां 50 से 100 वर्षों के बाद, देखिए बांस की कुछ प्रजातियां होती हैं जो क्या करते हैं 50 से 100 वर्षों के बाद, और नीला कुरेंजी 12 वर्षों में एक बार ही क्या करते हैं, पुष्प उत्पन्न करते हैं। देखिए कुछ ऐसे भी पौधे पादप हैं जो क्या करते हैं, सालों साल लग जाते हैं उसमें पुष्प लगने में। पुष्प लगने में क्या होते हैं, बहुत साल लग जाते हैं, इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है, बहुवर्षीय पौधे। यानी बांस की कुछ प्रजातियां हैं जो 50 से 100 वर्षों के बाद, और नीला कुरेंजी जो है, देखिए नीला कुरेंजी एक तरह का पादप है जो फूल होते हैं, 12 वर्षों में एक बार ही पुष्प क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो देखिए इसके बाद है दूसरा नंबर, ये तो मोनोकार्पिक था। दूसरा है पॉलीकार्पिक पादप या फिर बहुशाकार्पी पादप यानी पॉलीकार्पिक प्लांट्स। इस प्रकार के बहुवर्षीय पादपों पर प्रति वर्ष एक निश्चित महीने या मौसम में फूल और फल लगते हैं। देखिए ये जो होते हैं, ये जो पेड़ पौधे होते हैं जो क्या करते हैं अपने जीवन काल में एक निश्चित मौसम में क्या करते हैं, फल और फूल लगते रहते हैं। यानी ये जो होते हैं पादप कभी नष्ट नहीं होते हैं तो इनका भी एक जीवन काल होता है, लेकिन उससे पहले ये क्या करते हैं, फल फूल हमेशा लगते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में संतरा हुआ, संतरे के पेड़ पर देखिए हर साल एक सीजन के बाद क्या हो जाते हैं, फल लगते हैं। आम जैसे हैं, आम का भी यही गर्मी के दिनों में आते हैं, तो ये भी क्या होते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि आम का पेड़ एक बार अगर दे दे तो फिर ख़त्म हो जाए, नहीं, वो बार बार ये क्राइटेरिया करता रहता है। अंगूर आदि में तथा कुछ बहुवर्षीय पौधे जैसे गुड़हल पर पूरे वर्ष फूल आते रहते हैं। देखिए ऐसा, जबकि मोनोकार्पिक में क्या था, एक बार फूल लगेंगे और फल देंगे, फिर क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जबकि पॉलीकार्पिक क्या करते हैं कि वो एक प्रति वर्ष जो होता है एक निश्चित मौसम में क्या करते हैं, फल और फूल देते रहते हैं। देखिए एक तरह से नोट कि नीला कुरेंजी जो हम बताए थे अभी, तो देखिए नीला कुरेंजी होता क्या है, तो पादप, तो नीला कुरेंजी पर सन 2006 में, देखिए नीला कुरेंजी जो है पादप है पर सन 2006 में सितंबर अक्टूबर में इतने अधिक पुष्प खिले कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारों पर नीले पुष्पों का कालीन सा बिछा दिखाई दिया था। देखिए नीला कुरेंजी पुष्प कब हुआ था आखिरी बार, तो 2006 में
इसको आखिरी बार देखा गया था। और कहाँ देखा गया था? तो पहाड़ी क्षेत्रों में। किसके? तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों पर ये देखा गया था। जैसे लग रहा था कि कैसे कैसे लग रहे थे कि नीले पुष्पों का एक क्या हो गया है, कालीन बिछ गया है, वैसा ये दिखाई दे रहा था, नीला कुरियन। तो ये बच्चा याद कीजिएगा, सन इसका 2006 में, और अभी तक 2026 चल रहा है, 2025 चल रहा है, अभी तक ऐसा कहीं दिखाई नहीं दिया है। इसलिए इसको आखिरी बार कब देखा गया था? तो 2006 में। ये हो गया। अब देखिए मोनोकार्पिक और बहुकार्पिक पौधों में क्या अंतर। देखिए पहला अंतर है आपकी बुक से, पहला अंतर अभी आया, क्योंकि एग्जाम बोर्ड में आपको क्या होते हैं कि अंतर आते हैं। तो इसमें जो पहला अभी आया है आज कि क्या है, मोनोकार्पिक तथा बहुकार्पिक यानी पॉलीकार्पिक पौधों में अंतर, अर्थात डिफरेंस बिटवीन मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक प्लांट्स। तो देखिए मोनोकार्पिक एक तरफ से लिख देंगे और एक तरफ क्या लिखेंगे, बहुकार्पिक। तो देखिए मोनोकार्पिक के बारे में भी बता दिए हैं, दोनों के बारे में। तो 2-3 क्या करेंगे, इसका अंतर लिख देंगे। तो देखिए कि अपने जीवन काल में मोनोकार्पिक जो पौधे होते हैं अपने जीवन काल में केवल एक बार ही क्या होते हैं, पुष्प खिलते हैं। यानी अपने जीवन काल में किसके, तो मोनोकार्पिक के जीवन काल में केवल एक बार ही क्या होते हैं, पुष्प खिलते हैं। और इसमें क्या होते हैं, प्रति वर्ष एक निश्चित महीने या मौसम में फूल तथा फल खिलते हैं। किसमें, तो ये बहुकार्पिक में क्या होते हैं, प्रति वर्ष एक निश्चित महीने या मौसम में फूल खिलते हैं। दूसरा है ये पौधे पुष्प तथा फल लगने के बाद नष्ट हो जाते हैं। देखिए ये क्या होते हैं मोनोकार्पिक, कि फल और फूल लगेंगे और इसके बाद ये क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। और जबकि ये क्या होते हैं, ये पौधे फूल तथा फल लगने के बाद भी स्वस्थ रहते हैं और वर्षों तक क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, गेहूँ जो होता है एक बार क्या करता है, आता है फिर नष्ट हो जाता है। चावल, चना, मटर, मूली, गाजर, सरसों तथा बांस, ये सब क्या है, मोनोकार्पिक के एग्जाम्पल हैं। जबकि आम, सेब, संतरा, बैर, ये सब क्या हैं, बहुकार्पिक के एग्जाम्पल हैं। तो ये तो हो गए आपके अंतर, किसमें, मोनोकार्पिक पौधे तथा बहुकार्पिक पौधे का ये क्या है, पूरी तरह से अंतर है। अब आइए अगला हेडिंग देखते हैं। देखिए बच्चा, अगला जो है जीवों में लैंगिकता यानी सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में लैंगिकता क्या होती है। तो जिसमें पहला पढ़ेंगे क्या, जंतुओं में लैंगिकता। 2 प्रकार से होंगे, एक पादप में तो एक जंतुओं में। तो देखिए जंतुओं में पहले पढ़ लिया जाता है सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स। तो देखिए केचुए, देखिए पहला नंबर क्या है, जंतुओं में लैंगिकता। केचुए, स्पंज, टेपवर्म और लीच आदि उभयलिंगी या द्विलिंगी जंतु होते हैं। देखिए कौन कौन से उभयलिंगी हैं, केचुए में क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब क्या होता है कि जिसमें मेल और फीमेल एक ही में होते हैं, यानी एक ही जीव में क्या होते हैं, मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। तो उसी को कह रहे हैं क्या, कि केचुए, स्पर्म, टेपवर्म और लीच आदि जंतु उभयलिंगी या द्विलिंगी हैं। इनमें नर तथा मादा जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं और नर एवं मादा युग्मक एक ही जंतु के अंदर बनते हैं। देखिए एक ही में पाए जाते हैं और इनके जो होते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होते हैं, एक ही जंतु के अंदर बनते हैं। यानी जैसे लैंगिक जनन में क्या कहा जाता है कि नर युग्मक जो होते हैं नर में बनते हैं और मादा युग्मक मादा के अंदर बनते हैं। दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन उभयलिंगी में क्या होते हैं कि मेल और फीमेल जो होते हैं एक ही में होते हैं और इनके जाइगोट भी क्या होते हैं, एक ही जंतु के अंदर बनते हैं। तो ये क्या थे, जंतुओं में लैंगिकता के में क्या है, उभयलिंगी। देखिए उभयलिंगी प्राणियों के क्या होते हैं लाभ, एडवांटेज ऑफ बाइसेक्सुअल, क्या होते हैं इसके लाभ। तो देखिए इससे जीवों और जातियों की जनन क्षमता क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। देखिए एक ही में ना है, मेल और फीमेल क्या है, एक ही में है, इसीलिए इनमें जनन क्षमता क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। जबकि अगर अलग अलग होते हैं तो उनमें जनन क्षमता क्या होती है, अलग अलग हो सकती है, अलग अलग होती है तो उनमें क्षमता क्या होती है, थोड़ा कम होती है। क्योंकि अगर मेल में क्षमता ज़्यादा होगी तो फीमेल में कम होगा, अगर फीमेल में ज़्यादा है तो मेल में क्या हो जाएंगे,
कम हो जाएंगे। लेकिन इनमें क्या होते हैं उभयलिंगी में कि जीवों और जातियों की जनन क्षमता क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। दूसरा, स्वसंसेचन संभव है, जिससे अंतःपरजीवी प्राणियों में लैंगिक जनन क्या हो जाते हैं, संभव हो जाते हैं, यानी स्वनिषेचन संभव हो जाते हैं, जिससे अंतःपरजीवी प्राणियों में लैंगिक जनन क्या है, संभव है। तीसरा नंबर है, नर एवं मादा युग्मकों के संलयन की संभावना क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। देखिए, अगर यही अलग अलग रहेंगे तो नर युग्मक और मादा युग्मक की जो संलयन की जो घटना होगी वो क्या होगी, हो सकता है कि क्या बोलते हैं उसको, कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की संभावना कम होगी। लेकिन अगर एक ही में है तो क्या होंगे, इनमें संलयन की क्षमता अधिक होती है। अतः लैंगिक जनन पूर्णतः सफल रहता है। अर्थात इनमें क्या हो जाती है, उभयलिंगी में लैंगिक जनन पूर्णतः सफल हो जाता है। अब आइए देखते हैं आगे, पादपों में लैंगिकता यानी सेक्सुअलिटी इन प्लांट। सेक्सुअलिटी इन प्लांट में क्या होते हैं कि देखिए, पुष्पी पौधों में, देखिए पुष्पी पौधे, जाहिर सी बात है पुष्प जो होते हैं, तो पुष्पी पौधों में नर जनन अंग को क्या कहते हैं, पुंकेसर यानी स्टामेन्स, एंड मादा जनन अंग जायांग या स्त्री केसर यानी कार्पल कहलाते हैं। देखिए, पुष्प के पौधों में क्या, पुष्पी पौधों यानी पुष्प में जो होते हैं नर जनन अंग को हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, और मादा जनन अंग को क्या कहते हैं, जायांग या फिर स्त्री केसर कहते हैं। जब पुंकेसर तथा स्त्री केसर एक ही पुष्प में या नर या तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं तो उन पादपों को क्या बोलते हैं, द्विलिंगी अथवा उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होते हैं, एक लिंगी पुष्प होते हैं तो एक कोई क्या होते हैं, द्विलिंगी पुष्प होते हैं। तो एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं, जिसमें मेल अलग होगा और फीमेल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जबकि द्विलिंगी में क्या होंगे कि मेल और फीमेल दोनों क्या होंगे, एक ही में पाए जाते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, उभयलिंगी पुष्प। तो वही क्या होते हैं, जैसे हम इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर पादपों में दिया जाता है तो गुड़हल का दिया जाता है, जो क्या है एक तरह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गुड़हल जो है एक आदर्श पुष्प माना गया है, जिसमें मेल और फीमेल क्या होते हैं, एक ही में पाए जाते हैं। देखिए, जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, गुड़हल, गुलाब, सेम, सरसों, पिटूनिया, अमरूद, आम इत्यादि क्या है, द्विलिंगी पुष्प हैं। जबकि लौकी, खीरा, खजूर, पपीता तथा केला आदि के पौधे क्या होते हैं, एक लिंगी पुष्प होते हैं। तो देखिए बच्चा, देखते हैं फूल को, हम आप क्या करते हैं, गुड़हल के फूल को आपको दिखा दे रहे हैं कि उसमें द्विलिंगी कैसे होते हैं। तो आइए देखते हैं उसको भी। देखिए, जैसे ये क्या है, गुड़हल का पुष्प है ना। देखिए, यही क्या है इसके, यानी इसके सभी भागों को हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखिए, जैसे ये क्या है, ये हरे रंग का है, ये तो इसका डंठल कहलाता है पुष्प के। तो पुष्प के जो होते हैं 4 भाग मुख्य होते हैं, तो ये डंठल से तो कोई मतलब है नहीं। पुष्प जिस पर बैठा रहता है उसे क्या बोलते हैं, पुष्पासन। पुष्पासन के बाद ये देखिए हरे रंग का जो होते हैं, ये क्या होते हैं, बाह्य दल पुंज होते हैं। अर्थात जो हरे रंग के होते हैं, हर एक पुष्प का जो बाह्य दल होता है वो कैसा होता है, तो हरे रंग का होता है। ये जो दिख रहे हैं, ये जो कलरफुल दिख रहे हैं यानी रंग, ये इसको क्या बोलते हैं, दल पुंज। और इसके एक भाग को हम लोग क्या करते हैं, दल बोलते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर जब इन सबको अलग अलग कर दे रहे हैं, देखिए यानी कि इसको ये सभी को निकाल दिए, क्योंकि आपको दिखाना है इसमें लिंग क्या सा, तो मेल और फीमेल को। तो मेल और फीमेल को हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोगों को दिखा दें पहले। देखिए, ऐसे ही आप लोग भी क्या करिएगा, एक फूल लेकर इसी तरह पहले निकालने की कोशिश आप लोग कर लीजिएगा। ये हमने क्या किया, पूरी तरह से निकाल दिया। अब देखिए, इसमें बताना है कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। तो देखिए, ये जो एक लंबी संकरी जा रही है, ये नली यानी एक जो जा रहा है यहाँ से, देख रहे हैं ये पूरा, ये सब क्या है, इसके फीमेल पार्ट है, जिसको जायांग या फिर स्त्री केसर या अर्थात कार्पल बोलते हैं। देखिए, ये तीनों, तो इसके भी क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। किसके, तो देखिए इसके, ये जो हैं, ये जो दिख रहे हैं ना, ये तो इसके जो होते हैं इसे 3 पार्ट होते हैं। ऐसे जो गया है, तो इतने भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला भाग को हम लोग कहते हैं
ओवरी बोलते हैं। ये जो पतले होता है इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल। और ये जो निकले हैं देखिए कितने हैं, 5 है ना, 1 2 3 4 5, यानी ये जो पांचों हैं इसको बोलते हैं क्या, स्टिग्मा। स्टिग्मा अर्थात वर्तिकाग्र, इसको बोलते हैं वर्तिका, और इसको बोलते हैं अंडाशय। इसके क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। देखिए किसके, तो स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। पहला होता है ओवरी, दूसरा होता है वर्तिका और तीसरा होता है वर्तिकाग्र। और ये जो पीले पीले रंग के दिखाई दे रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, ये सब यही इसके क्या हैं, पुंकेसर कहलाते हैं। यानी ये इसी तरह दम लगे रहते हैं। देखिए ये है ना, एक को अगर निकाल दिया जाए इसे, देखिए तो एक को अगर निकालेंगे तो ऐसे ही दिखाएंगे, तो ये ऐसे दिखे रहते हैं। तो इस भाग को जो डंठल की तरह ये निकला है पतला, इसको बोलते हैं पुतंतु, यानी फिलामेंट इसको बोलते हैं। इसके बाद इसके जो ऐसे दिखे हैं इसको बोलते हैं पराग कोश, और इसके अंतर्गत क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं पराग कण। यही 3 भाग इसके भी होते हैं। 3 भाग किसके होते हैं, तो स्त्री केसर के, और 3 भाग किसके होते हैं, तो पुंकेसर के। यही है, यानी ये टोटल क्या है, ये आपके पुष्प को हमने क्या बता दिया, स्त्री केसर और पुंकेसर के बारे में। अगर आप लोग चाहें तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। देखिए जैसे इसको एकदम पतला एकदम कैसे निकलेंगे, इस तरह से आप लोग चाहें तो निकाल सकते हैं। देख रहे हैं सब निकल जाते हैं। आप लोग भी घर पर बैठकर इसको ज़रूर एक बार अभ्यास कर लीजिएगा, तो देखिएगा सब निकल जाएंगे। देखिए धीरे धीरे क्या होते हैं, बहुत आराम से निकालना होता है। बच्चा ज़बरदस्ती करेंगे टूट जाएगा अंदर से, तो इसको एकदम आराम से, देख रहे हैं सब निकल रहे हैं, सब क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। देखिए हम तो हाथ से निकाल दिए, आप लोग कोशिश करिएगा कि पूरी तरह से ये टूटे ना। जब ये पूरी तरह से निकल जाएंगे तो मेल और फीमेल क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अर्थात अब ये भी क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे ये सब अलग हो जाते हैं। देखिए यही जो पराग कण बोल रहे थे ना, तो ये छोटे छोटे कण इसमें क्या हो जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं। जैसे दिख रहे हैं ना, देखिए एक पराग कोश से लगभग 20,000 पराग कणें निकलती हैं। तो ये क्या हो गए, पूरी तरह से हमने क्या किया, पुष्प को आपको बता दिया। तो देखिए यही था आपका, दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। देख लीजिए सब क्या हो गए, अलग हो गए। तो यही कहने का मतलब है, अभी हम आपको दूसरे चैप्टर में इस पुष्प का पूरी तरह से आप लोगों को बताएंगे। देखिए ये इसका क्या कहलाता है, अंडाशय, अर्थात इसी को क्या बोलते हैं, ओवरी, यही होते हैं। इसको जब माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा दूसरे चैप्टर में, हम आप लोगों को क्या करेंगे, लेकर आएंगे। तो यही है, इसका क्या कहलाता है, पुष्प का ओवरी है। और ये वाला जो भाग गया है ये क्या हो जाएंगे, स्टाइल। और यही क्या होते हैं, इसके भाग को कहते हैं स्टिग्मा, जो क्या करता है, परागकण को ग्रहण करता है और निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न कराता है। कहाँ ले जाकर, तो स्टाइल में। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये आपको भाग को बता दिया। देखिए बच्चा, यानी आपको लैंगिक जनन के बारे में पूरी तरह से क्या किया है, बता दिया है। अब जो बताएंगे क्या, लैंगिक जनन के जो बाद की जो घटनाएं होती हैं, अर्थात लैंगिक जनन में जो घटनाएं होती हैं, यानी निषेचन से जो घटनाएं संपन्न होती हैं, उसके बारे में बताएंगे हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।